हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, वेलकम टू ऑल। सभी का स्वागत है आज के इस योगा थेरेपेटिक योगा के सेशन में। अभी तक हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस, ब्रोंशियल अस्थमा, ये देखा। इसके बाद हमने देखा कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस और कार्डियक अस्थमा। ये दो डिसऑर्डर हमारे हो चुके हैं। ठीक है, ये मैं मान के चलता हूं कि ये पूरा क्लियर होगा आप लोग। मेन क्या है, वो है क्या। मेन चीज, हम कोई डिसऑर्डर पढ़ते हैं तो उसको समझो कि एक्चुअली ये है क्या। पहली बात तो ये। फिर उसके सिम्टम्स क्या आते हैं, है ना, क्या क्या शरीर में लक्षण प्रकट होते हैं, क्या लक्षण दिखाई देता है, रोग के लक्षण क्या है और कारण क्या है, वो मतलब उसके पीछे का रीजन क्या है, भाई क्यों हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम उसको योगा के माध्यम से, थेरेपेटिक योगा इसलिए कहते हैं कि योगा के माध्यम से क्या क्योर कर सकते हैं। और बेसिक फंडामेंटल आपको थोड़ी सी उसके एलोपैथिक में भी जानना चाहिए कि भाई क्या हम ट्रीटमेंट देते हैं। हाँ, डायग्नोस वाला सिस्टम कि भाई एलोपैथिक में क्या डायग्नोस करते हैं। अब जैसे देखो, जहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, सीटी स्कैन कराते हैं कई जगह पे, इसके बाद एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। भाई ये सब टर्म है ना। पीएफटी हो गया, रिस्पिरेटरी में हमने आपको पढ़ाया था ना, पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो ये जो टर्म है ना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपको देखो, एक अच्छा एक योगा थेरेपिस्ट होने के नाते आपको ये जो टर्म है, क्लिनिकल टर्म्स, वो भी पता होना चाहिए। ठीक है। इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ड्रग्स देते हैं वो। और आपको बताऊं, इवन आप लोगों को एक्सरे कैसे देखते हैं, रिपोर्ट कैसे देखते हैं, ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए। हम लोगों को पता ही नहीं होता। रिपोर्ट देखते हैं भाई, आधा ऊपर से जाता है। भाई क्या आप लोग मतलब, हम अगर किसी को, देखो जनरल बातें मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल वे में समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको काम आए। एग्जाम के दृष्टिकोण से तो ठीक है, हम भाई रट के पास हो जाएंगे। लेकिन जब आप किसी को सिखाने जाओगे, अगर किसी को मान ले डिस्क हो गया है, सर्वाइकल है, या फिर साइनोसाइटिस है, कुछ भी, तो आप क्या करोगे उस वक्त। आप उसके डायग्नोस करोगे भाई क्या है। आप जहां जरूरत होगा उसको एक्सरे भी देख सकते हो कि हाँ एक्सरे क्या है, एक्सरे चेक करो। इसके बाद उसका रिपोर्ट आप मांगोगे कि भाई रिपोर्ट दो। जहां ब्लड है तो प्लेटलेट्स आप चेक करेंगे। ठीक है, जिसको डायबिटीज है तो शुगर लेवल हम चेक करेंगे, भाई कितना इसका शुगर लेवल है ना। आपको पता होना चाहिए कि हेल्दी पर्सन के लिए उसका लेवल कितना होता है ना, शुगर लेवल कितना होना चाहिए। अगर किसी का बढ़ गया है शुगर लेवल तो वो कितना होना चाहिए, किसी का प्लेटलेट्स कम कम है तो वो कितना होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको नॉलेज में आनी चाहिए एज ए एक्सपर्ट, गुड योगा थेरेपिस्ट। ठीक है, तब तो सीखने का मजा है ना, है कि नहीं। कभी मैं लेक्चर जब हो जाएगा तो मैं किसी दिन ना रिपोर्ट भी आपको सिखाऊंगा। जब हमारा ये खत्म हो जाएगा थेरेपेटिक योगा, तो याद दिला देना कि हम रिपोर्ट कैसे देखते हैं। ओके, कि रिपोर्ट में क्या होता है, कैसे हम देखें रिपोर्ट। ओके, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे बहुत लोगों को पता भी होगा, और ये मैं मान मुझे पता है यहाँ बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा कि भाई कैसे देखना होता है रिपोर्ट। सिर्फ योगा ही मत कराइए, कोई भी करा देगा योगा, कोई भी आसन करा देगा, प्राणायाम करा देगा, है ना, ध्यान करा देगा, कुछ भी।
फिटनेस योगा कोई भी करा देगा, लेकिन थेरेपेटिक योगा इतना आसान नहीं होता। आपके उसके सिम्टम्स को प्रॉपर समझना पड़ेगा। अब जैसे किसी को बैक के प्रॉब्लम है, अब आप पश्चिमोत्तानासन कराए जा रहे हो, कराए जा रहे हो, ठीक है। अच्छा चलो एक और बात, ठीक है, आपको पता है कि हाँ पश्चिमोत्तानासन फॉरवर्ड बेंडिंग जो है बैकेट में हम नहीं कराते हैं। अगर सामने वाला बंदा पूछ दिया कि अच्छा क्यों नहीं कराते भाई, क्या हो जाएगा कर लिए तो, क्यों नहीं कर सकते, तो फिर आप नहीं 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 कर सकते बस ऐसे बोल के चले जाओगे, कि आप उसके पीछे का रीजन दोगे कि भाई हाँ क्यों नहीं कर सकते आप। हम्म, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं भी जी पढ़ा सर। नहीं रहा हूँ। यस बट सर। ये सब चीजें पढ़ो ऐसे कि लगे कि हाँ हमने पढ़ा है, कुछ सीखा है, लेक्चर से कुछ सीखा हमने। इस तरह से पढ़ना चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल वे में पढ़ो, तो पढ़ने का भी मजा आएगा और सिखाने में भी मजा आएगा, और सामने वाले बंदे पे या किसी को आप सिखाते हो तो उस पे आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। आपका क्लास क्यों इतना डिफरेंट होना चाहिए बाकियों से, बाकी सब सिखाते हैं योगा, भीड़ लगी पड़ी है, कुकुर मुत्ते के जैसे। आप चले जाओ ना हरिद्वार, जैसे भरे पड़े हैं पूरे, मतलब देश में भरे पड़े हैं योगा टीचर, लेकिन आप भीड़ से हटो। लेकिन बहुत कम लोग हैं एनाटॉमी पता है, शरीर के मसल्स कितने होते हैं, पूछते ना आप किसी को कि आपके शरीर में कितने मसल है, कितने लोग बता पाएंगे अपने आसपास जितने भी टीचर। तो ये पता होना चाहिए, हमारे एनाटॉमी पता होना चाहिए, आपके बेसिक पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत एक्सपर्ट हो जाओ, लेकिन फंडामेंटल चीजें, है ना, कौन कहाँ पे हड्डी है भी, है कि नहीं, भाई अल्ना कहाँ है, रेडियस कहाँ है, ह्यूमरस बॉडी, हामस्ट्रिंग कहाँ है, रेक्टस कहाँ है, हम आसन कर रहे हैं कौन से मसल्स पे खींच रहा है, कौन सा मसल नहीं खींच रहा है। समझ रहे हो। चलिए, तो ये सब इस तरह से पढ़ाई करो, फिर मजा आएगा फिर, है ना। चलिए फिर आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। आप लोग नर्वस सिस्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, उसका वैसे बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन आज हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ेंगे। कोई बता सकता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में हमें क्या क्या पढ़ना है, सीमा शर्मा जी, बाकी लोग टाइप कीजिए। सीमा शर्मा जी, नहीं याद है, कोई बात नहीं है। तो बढ़िया, माइग्रेन साक्षी जी कह रही है, वेरी गुड। अनदर, साक्षी टेंशन, गुड। एनी अदर, एक और है, अशरफ, दो बताया, एक और है, यस इच्छा पुंदेर जी, वेरी गुड। एपिलेप्सी, ठीक है, जिसको मिर्गी आप कहते हो जन आम भाषा में, हिंदी में मिर्गी। चलिए तो मैं स्लाइड प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आज हम एपिलेप्सी ही पढ़ेंगे कि क्या होता है। कभी कभी मैं साइकेट्रिक में डिपार्टमेंट में जाता हूँ, वहां पे ऐसे साइकेट्रिक इश्यूज भी रहते हैं जहाँ पे जिनको मिर्गी की भी समस्या आती है, ये है न्यूरोलॉजिकल, ठीक है। तो वहां पे एक बार मुझे इस तरह के पेशेंट मिले थे, तो स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है ना, तो वहां उनको एक मिर्गी आ गया था। तो उसे डरने की वाली बात नहीं है, कई बार हम पैनिक हो जाते हैं, ठीक है। और बताएंगे कि वो कौन सा वेराइटी था मिर्गी का, उसमें टाइप्स भी हम देखेंगे इसमें, फोर टाइप्स। ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको, रणा जी, यस। स्क्रीन प्रेजेंट है। जी सर। ओके। देखो एपिलेप्सी, एपिलेप्सी को हम दो अन्य नाम से भी जानते हैं, आप जानते होंगे। वो होता है फिट्स, बोलते हैं कि भाई फिट आ गया है, आप ये नाम भी आप लिख लेना, फिट्स, या फिर सीजर। सीजर जो है ये इसका पहले की कंडीशन है, सीजर, ठीक है। एक सीजर होता है,
आप इसको लिख लेना, ये यहाँ है सीजर, स्पेलिंग SCIZUR, सीजर। ओके। और फिट्स, सीजर जो होता है ना, वो पहले की कंडीशन है। अगर बार बार सीजर आ रहा है लंबे टाइम, तो वो वही इपिलिप्सी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। दिस टर्म epilepsy originate from Greek word epilepsia, epilepsia से आया है ये। ठीक है, इसी को हम मृगी कहते हैं, मीनिंग फॉलिंग सिकनेस। True to the meaning, the patient falls after a change in the electrical discharge by the brain cells। ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जाता है बाय द, किसके द्वारा? ब्रेन सेल्स, जो हमारे ब्रेन में जो सेल्स रहते हैं, उनका डिस्चार्ज होना। एक समझ लो ना कि भाई कनेक्शन टूट जाना, यूं इस तरह से समझ लो, हमारे ब्रेन सेल से उसका कनेक्शन टूट जाना, उस टाइम पे उसको सीजर्स आते हैं, फीट आता है, या इसी यूं कहें तो एपिलेप्सी आता है। एपिलेप्सी इज ए ब्रेन डिसऑर्डर। कई बार ना ये, मतलब जनरली साइकेटिक इश्यूज भी कहे जाते हैं, ये है तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, लेकिन जिनको साइकिक इश्यूज हैं उनमें भी एपिलेप्सी देखने को मिलता है अक्सर। कॉजिंग रिपीटेड सीजर, अभी वही चीज कहा, अगर बार बार ये चीजें आ रही है, सीजर हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एपिलेप्सी और फिट्स इन द पेशेंट। दिस कैन हैपन टू एनीबडी विदाउट एज। ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, बच्चे को भी देखने को मिलता है, खासकर यंग चिल्ड्रेन, और जो ओल्डर एज, यंग ओल्डर एज जो है, बोल सकते हैं 40 50 के अराउंड, उनमें भी ये देखने को मिलता है। ओके, एपिलेप्सी। और एक और बड़ा सर्वे में देखा गया है कि ये पुरुषों में, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलता है। ओके। द सीजर दैट occur इन यंग चिल्ड्रन कॉल्ड द फेबाइल कन्वुलेशन, ये इसको कहते हैं, जिस जवान बच्चों में जब ये आता है सीजर, फिट्स, एपिलेप्सी देखने को मिलता है, उसका एक स्पेशल टर्म है यहाँ पे नोट किया हुआ। ठीक है, फिब्राइल कन्वल्सन। ठीक है, ये स्पेशल टर्म है, यंग चिल्ड्रन में जब होता है तो उसमें उसको स्पेशली ये नाम दिया गया है। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एपिलेप्सी, क्या कारण होता है, कॉजेस? देर आर डिफरेंट कॉजेस फॉर सीजर और फिट्स, दीज आर, ये ना पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, ऐसा नहीं है कि ये कॉमन है, हर एक के लिए अलग अलग चीजें हो सकती हैं, सबका ट्रिगर पॉइंट अलग हो सकता है, किसी को किसी चीज से ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, तो ये वैरी करता है, कारण जो है एपिलेप्सी का, ये हर एक लोगों में अलग अलग तरह के देखने को मिलता है। इन सम पीपल हार्मोनल चेंजेस डू, अब देखो खास करना ये फीमेल में कब होता है एपिलेप्सी? जब हार्मोनल चेंज होता है, किस दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान। खासकर हार्मोनल चेंज कब होता है? जब महिलाएं प्रेग्नेंट रहती हैं, उस टाइम पे भी ये फिट्स आते हैं उनको बहुत। आप देखो, सुना भी होगा या फिर देखा भी होगा आप लोग। ठीक है, या फिर मेंसेस के दौरान, उस टाइम पे भी मूड बड़ा चेंज होता है। ठीक है, उखड़ा उखड़ा से रहता है, ये मूड स्विंग बहुत होता है मेंसेस के दौरान, उस टाइम पे भी महिलाओं में खासकर ये देखने को मिलता है। ठीक है, एपिलेप्टिक अटैक जिसको हम कहते हैं। एक और चीज आता है, एक प्रॉब्लम आती है महिला में, हिस्टीरिया का, उस टाइम पे भी फिट्स बहुत आते हैं, ये एक प्रॉब्लम है महिलाओं में, उस टाइम पे भी सीजर या फिर फिट्स जो है महिलाओं में अक्सर देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी, लैक ऑफ स्लीप एक कारण है, अनदर ये कॉजेज हैं क्या, कि प्रेगनेंसी तो बता ही दिया, लैक ऑफ स्लीप, अगर कोई अच्छे से नहीं सोता है, नींद की कमी है तो उसमें होगा। अगर कोई मेडिकेशन पे है, कोई दवाई ले रहा है, डोजेस ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, तो अगर वो स्किप करेगा तो उस टाइम पे भी आता है। अगर प्रॉपर तरीके से आप मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं तो उस टाइम पे भी एपिलेप्सी आ सकता है। और यूज ऑफ ड्रग, अगर ज्यादा ड्रग्स भी लोगे, मतलब ये यूं कहो तो इरेगुलर होना ड्रग्स का वो भी है, और ये ड्रग से एक नशा के रूप में समझ सकते हो आप। मेडिकेशन, हाँ ये देखो यहाँ लिखा हुआ है,
मेडिकेशंस और अल्कोहल, अल्कोहल आप लेते हो, और इलनेस कैन ट्रिगर, इस तरह के जो प्रॉब्लम की वजह से ना ट्रिगर, इलनेस कैन ट्रिगर सीजर इन अ पर्सन विद प्रीवियसली वेल कंट्रोल्ड सीजर डिसऑर्डर। मतलब इस तरह के इश्यूज के वजह से, बीमारियों के वजह से भी आप जो है, मतलब सीजर्स आने की संभावनाएं रहती है, पॉसिबिलिटी है ये, है ना। और सेंसरी स्टिमुलाई सच एज लाइट, अब हाँ, बहुत लोगों को ना, चाहे बहुत तेज रोशनी हो, या बहुत साउंड हो, या फिर टच की वजह से, किसी भी तरह का जो टच है उसके वजह से ये ट्रिगर कर सकता है ना। जो भी सेंसरी स्टिमुलाई है, जैसे कि हम, रोशनी की वजह से भी ये फिट्स आ सकता है, साउंड्स के वजह से, और टच के वजह से। ओके, इन मेनी केसेस नो ट्रिगर। अब देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई कारण ही हो सीजर आने का, कई बार ऐसा कोई कारण ना भी निकलता है, कोई ऐसा कोई सच केसेस नहीं हो सकता है कि वो फाउंड हो, सीजर्स आए। नो ट्रिगर इज फाउंड फॉर द सीजर इन मेनी केसेस, कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कोई कारण की वजह से ही ये परिणाम आए, सीजर आए, है ना। The amount of stimulation required to cause the seizure is called the seizure threshold. Many people with the epilepsy are considered to have a low seizure threshold. देखो ये ना थ्रेशोल्ड एक वो एक पैमाना बना दिया है सीजर्स का, एक वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू कर दिया है कि भाई, अगर एक लेवल तक आ रहा है, या उससे ज्यादा हो रहा है, या उससे कम हो रहा है, वो एक लेवल्स डिसाइड है क्या हुआ, वही कह रहा है थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है कि द अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड टू कॉज अ सीजर इज कॉल्ड द सीजर थ्रेशोल्ड। एक वैल्यू होता है थ्रेशोल्ड का, एग्जैक्ट तो यहाँ पे नहीं मेंशन है, तो वो है। ओके, फैक्टर्स एट्रीब्यूटेड टू द कॉज ऑफ तकलीफ, ये अनदर कुछ वो है, फैक्ट है, जहां पे एपिलेप्सी के ये कारण देखने को मिलता है। आप कह सकते हो कि अनदर फैक्टर्स, ठीक है, ये कारण कुछ अन्य कारण है एपिलेप्सी के। एबनॉर्मेलिटीज और इंजरी, इंजरी की वजह से भी आ सकता है ना। कोई घटना घट गया हो, या फिर चोट आ गई हो, उस टाइम पे भी हो सकता है। ट्यूमर की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन। ठीक है, कॉल द मेनिंजाइटिस, ये आपने पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा है क्या होता है मेनिंजाइटिस? ये सर मेनिंजाइटिस होता है ना हमारे स्कल में, यदि वो मेनिंजेस में स्वेलिंग आ जाए तो ये होता है, इसमें गुड। फीवर हो जाता है, अनकंट्रोल्ड फीवर होता है। इट मे लीड टू द डेथ ऑल्सो, also, इट इज वेरी ये फेटल। ये हमारे स्कल और साथ साथ ये हमारे स्पाइन में भी, ठीक है, ब्रेन एज वेल एज स्पाइन ऑल्सो, यहाँ तो दिया है मेनिंजाइटिस, लेकिन वहां स्पाइन भी आ सकता है, एंड इंसेफ्लाइटिस, ये तो ठीक है। तो ये इसके वजह से भी जो है एपिलेप्सी हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, हाँ, ये हेरिडिटरी भी हो सकता है कि भाई, एक तो दादा परदादा वो वाले आप में चले जाओ, है ना, या फिर मैटरनल वाले में, जो मदर के साइड से आ रहा है, एक तो पिता के साइड से भी हो सकता है, एक मदर के साइड से भी, तो उस हिस्ट्री मतलब हेरिडिटरी भी हो सकता है ये चीजें। कॉग्निजेंटल इफेक्ट्स एंड प्रीनेटल नियर द टाइम ऑफ द बर्थ एंड, ये बर्थ के टाइम पे भी, ये वही चीज मैं बता रहा था, एक अभी मैंने टर्म यूज किया था पहले, फ्रेबाइल कन्वोल्यूशन, एक मिनट, चलो वो देखते हैं आगे। ठीक है, तो नियर द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, उस टाइम पे भी प्रीनेटल, मतलब जब बच्चा जन्म होने से जस्ट पहले, उसको प्रीनेटल कहते हैं। जब बच्चा जन्म ले लेता है उसको हम पोस्ट नेटल कहते हैं। ठीक है, अब प्रीनेटल पोस्ट नेटल योगा तो आजकल सुना ही होगा, आजकल बड़ा फेमस है, सब चीजें चल रही है। तो उस केसेस में भी एपिलेप्सी होने की संभावनाएं रहती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस,
ये जब डायबिटीज हो जाता है उस टाइम पे भी ये आ सकता है, किडनी फेलियर्स के टाइम पे हो सकता है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है ना। अगर आप न्यूट्रिशन की कमी है आपके शरीर में, किडनी जो है फेलियर हो रहा है उस टाइम पे। यूज और विड्रॉल ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स, अगर आप एक्सेसिव अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं तो टाइम होगा। या फिर कई बार क्या होता है कि हम ले रहे हैं अल्कोहल और हम छोड़ दिए डायरेक्ट, तो उस टाइम पे भी ये होता है। इसलिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आप डायरेक्ट अल्कोहल मत छोड़ो, कोई ड्रग डायरेक्ट डायरेक्ट मत छोड़ो। उनको क्या कहते हैं, थोड़ा 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 अमाउंट्स, मतलब कम करते जाना है, अमाउंट को कम करते जाना, ना कि डायरेक्ट छोड़ना है। तो जैसे ही विड्रॉ करोगे अल्कोहल से, जो अल्कोहल लेते हैं उस टाइम पे भी ये एपिलेप्सी होने की संभावनाएं रहती है, मृगीय या फिर दौरा आ सकता है। डिसऑर्डर अफेक्टिंग द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स रिलेटेड जब ये अफेक्ट करता है उस टाइम पे भी ये चीजें आएगी। डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, डिमेंशिया, अल्जाइमर टाइप और सिमिलर ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम्स। अल्जाइमर पता है क्या होता है किसी को? मेमोरी लॉस। अल्जाइमर प्रॉब्लम भूलने आजकल की बहुत मेमोरी बीमारी। लॉस देखने को मिलता हाँ। है। क्या कह रहे हैं? हाँ, भूलने की बीमारी भैया। भूलने की बीमारी, मेमोरी लॉस, खासकर ये ओल्ड एज में जो है ना, खासकर देखने को मिलता है ये चीजें। ठीक है, अल्जाइमर ये सब क्या है, प्रोग्रेसिव डिजीज होता है। ओके, चलो। इसके बाद आता है एक्यूट सोब इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, जब इन्फेक्शन बढ़ने लग जाए, ठीक है, हमारे बॉडीज में किसी भी तरह से इन्फेक्शन आ गया हो उस टाइम पे भी होगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एड्स, एड्स के टाइम पे, या फिर अदर इम्यूनिटी डिसऑर्डर, कोई भी जो हमारे इम्यूनिटी डिसऑर्डर होता है उससे भी रिलेटेड है। जो भी लिम्फेटिक सिस्टम आपने पढ़ा होगा वो डायरेक्टली इम्यूनिटी डिसऑर्डर से कोरिलेट रहता है, उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आना डायरेक्ट ये कॉजेज है किसका, एपिलेप्सी का causes है। अब आता है कॉजेज हमने देख लिया, अब आता है सिम्टम्स की बारी कि भाई क्या लक्षण आपको देखने को मिलेगा एपिलेप्सी के, है ना। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, भाई तो पूछता है आपसे भाई क्या हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, क्यों हुआ, कैसे सिम्टम्स, वो पूछता है। लक्षण, सर दर्द हो रहा है तो भाई क्यों हो रहा है, सिम्टम्स क्या आ रहा है। एपिलेप्सी के सिम्टम्स है कि हेडेक होना, सर दर्द होता है, चेंजेस इन मूड और एनर्जी लेवल, उस टाइम पे मूड भी आपका स्विंग करेगा, चेंज होगा, एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। ओके, डिजीनेस एंड फेंटिंग, बेहोशी सी हालत आ जाती है ना। कंफ्यूजन एंड मेमोरी लॉस, आप समझ नहीं पाते कि भाई क्या करना है नहीं करना है, मेमोरी का भी लॉस हो जाएगा, भाई चाबी रखा था कहाँ रखा था पता ही नहीं, भूल गए। तो बार बार ऐसा चीजें आती हैं इस टाइम पे। एंड ऑरा इज एक्सपीरियंस्ड बाय फ्यू पर्सन जस्ट बिफोर द जनरलाइज्ड सीजर। ऑरा क्या होता है पता है आप लोगों ने? ऑरा, ऑरा इज एक्सपीरियंस्ड बाय फ्यू पर्सन जस्ट बिफोर अ जनरलाइज्ड सीजर। आप ना सीजर के जब हम टाइप्स पढ़ेंगे ना अभी, तो पता चल जाएगा। ये देखो, ये जनरलाइज्ड क्रोनिक सीजर, उसके बारे में क्या है ये चीज कि ये एक, ऑरा एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे अराउंड होता है, हाँ, एंड दैट वी कैन रियलाइज बाय आल्सो। तो वही कह रेकी रहा है वाले कि वगैरह जनरलाइज हैं सीजर इसमें। में वो आप फील कर सकते, एक ना अलग तरह का एक आपके शरीर की मनोदशा हो जाएगी उस टाइम पे, अलग ही आपको फील होने लग जाएगा कि भैया हाँ, सामने वाला कुछ तो हो रहा है, समथिंग इज डिफरेंट, समथिंग हैपन इन दैट बॉडी, या उसके बॉडी में कुछ तो डिफरेंट हो रहा है, और चेंज होने लग जाएगा वो। उस तरह से वो आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, देख पा रहे हो कि भाई उसका जो ढंग है बदल रहा है, वो कुछ केसेस में, कुछ बाई फ्यू पेशेंट्स में। ठीक है, ये किसमें होता है, जनरलाइज, ये बड़ा वो होता है इस टाइम पे ना, अपन बाइटिंग भी करने लग जाते हैं। यही केस हुआ था, जनरलाइज सीजर केस हुआ था जब मैं एक बार ये साइकेट्रिक पेशेंट को मैं देख रहा था। ठीक है, तो वो एक सडन एकाएक वो फॉल डाउन हो गया खड़े होकर, और फिर वैसे ही अपने टंग्स को बाइट करने लगा बहुत ही हैवी, और फिर उसके मुंह से भी लार गिरने लग जाता है।
ठीक है, थ्रोबिंग वो जो होने लग जाता है, लार का गिरना। दांते भी और उस बंद हो टाइम पे जाता वो है इतना तेज कि वो खुल नहीं पाता है, बहुत खुलने, मुश्किल से हाँ, तो खुल। फिर उस टाइम पे ना एक आता है, एक रबर का चीज आता है। कभी भी हार्ड मेटल्स नहीं देना चाहिए, ठीक है ना, तो भाई सामने नुकसान हो सकता है उस टाइम पे। अब बहुत लोग आजकल देहात में चले जाओ, कहते भाई जूते सुंघाओ इसको, उसके मिर्गी आई है। चलो ठीक है। उसका तो कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है जूते सुखाने का। आपने सुना होगा, मतलब ये तो जोक सपाट मैंने कहा। मैंने देखा है नहीं, सर, सही मैं सही अपने कह रहे क्लास हैं आप, में देखा उस बिल्कुल बच्चे सही को। कह रहे हैं। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी एंड अदर्स, और एंड देयर सिम्टम्स, कि भाई क्या कौन कौन प्रकार की एपिलेप्सी होता है और उसके सिम्टम्स क्या है। आप तो अभी तक यही जानते हो कि भैया फीट आ रहा है, सीजर हो रहा है, लेकिन भाई उसके अलग अलग वो है, टाइप्स हैं। अब देखो, पेटिट माल सीजर्स, ये क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ सीजर अकर्स मोस्टली ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। ये खासकर बच्चों में देखने को आजकल ये हो रहा है। आजकल आपके सराउंडिंग्स में ये केसेस बहुत आजकल देखने को मिलता है। वैसे कई रीजन हो सकता है उसका, हेरिडिटरी हो सकता है, अभी जो हम बताया आपको, जो भी कॉजेस, ठीक है, कई रीजन हो सकते हैं उसके। ठीक है, स्ट्रेस भी, इवन स्ट्रेस भी एक रीजन है लेप्सी का। ठीक है, वो इट हैज वेरी फ्यू और नो बॉडी मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि बॉडी का मूवमेंट बिल्कुल भी कम या फिर कुछ भी नहीं होगा, एक बेहोशी सी हालत सी हो जाती है। ड्यूरिंग द दिस एपिसोड जस्ट ब्लिंक हिज, अपने वो आईज को जस्ट ब्लिंक करेगा, बेहोश है लेकिन लगेगा कि सिर्फ सांसें चल रही और आईज ब्लिंक हो रहा है। एंड सब्सिक्वेंटली लूजेस अवेयरनेस, वो सारा अपने जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, धीरे धीरे वो होता जाएगा अबाउट दिस सराउंडिंग। मतलब आसपास की जितनी भी अवेयरनेस हो रहा है, वो कुछ भी समझ नहीं आएगा कि भाई क्या चल रहा है। ओके, तो ये होता है हमारा पेटिट माल सीजर। ये खासकर बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है, फर्स्ट टाइप। अब आता है सेकेंड टाइप, ग्रैंड माल सीजर्स, या भी इसको हम कहते हैं जनरलाइज टॉनिक क्रोनिक वायलेंट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे ना बॉडी बहुत कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, बॉडी एकदम टाइट हो जाएगा, बिल्कुल टाइट, इतना टाइट कि समझ लो कि कहते हैं कि भाई भाई उसके ऊपर तो कुछ तो आ गया है। कहीं कहीं तो भाई फीट आ रहा है, हम कहते हैं भाई उसके सर पे माता आ गई है। तो इससे भी बचना चाहिए आप, ये सब चीजें। ठीक है, वायलेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, एक अलग तरह की लगेगा कि भाई क्या हो गया, उसके सर पे क्या आ गया, भूत आ गया, क्या आ गया, प्रेत आ गया। ठीक है, अफेक्टिंग द होल बॉडी विथ लॉस ऑफ कॉन्सियस, ये पूरा अपने बॉडी पे पूरा इफेक्ट, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अपनी जो अवेयरनेस है, कॉन्सियसनेस है, वो भी वहां से उसका जाने लगेगा, धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। सेम चीज पहले वाला। एंड फ्लोटिंग फ्रॉम द माउथ, यही जो है लार का गिरना, तो एक लार गिरने लगेगा उसके मुख से। एंड द मेन सिम्टम्स, ये मेन सिम्टम्स कहे जाते हैं। ठीक है, जनरलाइज टॉनिक क्रॉनिक का। और क्या होगा, द ब्रीदिंग स्टॉप्स, लगेगा कि सांसें रुक गई है, ऊपर सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। एंड टंग और चिक बाइटिंग, पीछे से दांत अंदर से टंग्स को काटेगा, चिक को काटेगा। ठीक है, इज अनदर डेंजर इन दिस टाइप ऑफ सीजर, बहुत ही डेंजर होता है ये। ठीक है, अगर इसको अच्छे से नहीं करे ना, तो बहुत, वो खुद को बहुत नुकसान करने लग जाता है, उसको खुद नहीं पता होता, लेकिन वो अपनी ही बॉडी को नुकसान करने लग जाता है वो, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं चलता। मतलब अलग तरह का एक सिम्टम्स आने लग जाता है। अभी जस्ट हम आपको बताया ना कि ऑरा इज एक्सपीरियंस बाय द फ्यू पर्सन जस्ट बिफोर द जनरलाइज सीजर। ठीक है, उससे पहले केस। सिंगल फोकल सीजर, ये क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एपिलेप्सी मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक बॉडी ऑफ पार्ट, कुछ हिस्सों पे, जगह पे ये चीजें, बॉडी का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। एबनॉर्मल सेंसेशंस अकर, कुछ अलग तरह के सेंसेशन उसके बॉडी में देखने को मिलता है। फीलिंग ऑफ नौसिया, स्वेटिंग, बॉडी से बहुत पसीना आ जाएगा, नौसिया, मिचली आने लग जाएगा। स्किन फ्लशिंग, रेड स्किन जो होगा रेडनेस आ जाएगा, वहां पे ना ब्लड का फ्लो उस जगह पे
बहुत ज्यादा होने की वजह से स्किन फ्लशिंग हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगा वहां पे। एंड डायल्यूशन ऑफ पपिल्स कैन आल्सो अकर। डायल्यूशन ऑफ पपिल क्या होता है, जैसे ये आंख है, ये आंख है, और अंदर में जो रेटिना है ना ब्लैक, ये जैसे ब्लैक है, तो एक 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 सीमित साइज का होता है हमारे डार्क जो रेड ब्लैकिश है रेटिना, वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। उसका जो रेडियस है वो बढ़ जाएगा, उसका सर्कल जो है बढ़ जाएगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा। उसी को कहते हैं डायल्यूशन ऑफ पपिल्स का। ओके, नाउ फोर्थ वन इज पार्शियल कॉम्प्लेक्स सीजर। पार्शियल कॉम्प्लेक्स सीजर क्या होता है? इसमें स्वेटिंग आएगा, इसमें भी स्किन फ्लशिंग, उसमें भी रेडनेस आ जाएगा बॉडी में, चेंज इन पर्सनैलिटी एंड इमोशंस आर सम ऑफ द सिम्टम्स एसोसिएटेड। इसमें क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी और इमोशंस चेंज हो जाएगा। एक मूवी आई थी, एक इससे इस चेंज इन पर्सनैलिटी से ना एक चीज मुझे याद आया। एक मूवी आई थी साउथ की, अपरिचित। हैव यू सीन? मूवी से ना बहुत कुछ हमने सीखते हैं। साइंटिफिक मूवी देखो, आपने सुना हो या देखा है अपरिचित मूवी? यस यस सर, पुरानी देखिए। मूवी है। उसमें ना, उसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर रहता है उसका, वो चेंज हो जा रहा है। देख तो कुछ समय के बाद वो अलग एक पर्सनालिटी आता है, कुछ समय पर अलग पर्सनालिटी आता है। कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटीज कहते हैं उसमें, ठीक है, चेंज होना। ठीक है, तो वो कह रहा है कि चेंज इन पर्सनैलिटी और इमोशंस आर सम ऑफ द सिम्टम्स, ये भी आ सकता है इस प्रकार के से पार्शियल कॉम्प्लेक्स रीजन, उसके पर्सनैलिटी में भी चेंज देखने को मिलेगा। तो कई बार ये चीजें होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि लड़का भी लड़की की जैसे आवाज, या लड़की जो है लड़का का आवाज, तो हम कहते हैं कि भाई इसके ऊपर किसी चुड़ैल का वो साया चढ़ गया है, या फिर इस तरह से। अब समझते हैं फेबाइल कन्वुलस ये क्या था। ये टर्म हमने पहले, इससे पहले भी एक देखा था। कहाँ पे देखा था? ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही, कि यंग चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। अब इसका थोड़ा डिटेल में मैंने बता दिया है कि भाई क्या होता है फेबाइल कन्वल्सन्स। कि सीजर और फीट्स इन young children is are called febrile convulsions. Usually, this occurs after the child has a high temperature flowing a fever. उस टाइम पे क्या होता है, बच्चे जब ज्यादा बुखार में रहते हैं, उस टाइम पे ये ज्यादातर देखने को मिलता है। उस टाइम पे ये फीड्स आती हैं। ठीक है, बच्चे को देखना कई बार ये चीजें आई थी एक बार, मतलब इसी तरह की चीजें ना, मतलब मुझे शायद बचपन में हुआ था। माँ कह रहे थे कि बहुत तुम बुखार से थे ट्रेन में, और बहुत ही ज्यादा, मतलब कह रहे थे कि भाई बचने की बहुत कम चांसेस हैं, बहुत अलग तरह का एक वो हो रहा था, फीवर, बहुत तेज बुखार और ये चीजें। तो मुझे पता नहीं थी कि भाई क्या है एक्चुअली ये। आज ये पढ़ रहा हूँ तो समझ में आया कि हाँ, वो चीजें मुझे बचपन की चीजें याद, माँ की कही हुई बात याद आ रही है कि एक्चुअली मुझे लग रहा है कि शायद ये चीजें हुई होंगी, है ना? ठीक है, ईश्वर की कृपा से अभी ठीक है सब कुछ। तो ये मुझे फिर कभी नहीं हुआ, वो बचपन में एक बार हुआ है, लेकिन इस तरह की कंडीशन आज तक मुझे कभी नहीं आई कि फिट्स आया हो, इस तरह से हुआ। दिस मतलब यूं भी यूं कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि ये रिपीटेशन से हो सकता है ना, बचपन में हुआ तो जरूरी नहीं कि जवानी में भी होगा। ओके, this does not cause brain damage or lead to epileptic attack when they grow up। वही चीज अभी मैंने कही, ये जरूरी नहीं है कि ये कारण जब बच्चा होता है तो एपिलेप्टिक अटैक आए, जब वो बड़ा हो रहा है तो कभी उसको ब्रेन डैमेज या इस तरह की चीजें आए, ये नहीं है ना। दिस डज नॉट कॉज ब्रेन डैमेज और लीड टू एपिलेप्टिक अटैक व्हेन दे ग्रो अप, जब वो बड़ा। दिस स्टॉप्स बाय द टाइम द चाइल्ड कंप्लीट। अब ये चीजें क्या होता है कि जैसे ये बच्चों में ही होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा 6 साल ये सब कंप्लीट कर लेता है, तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है ये चीजें। डोंट, इसलिए कहते हैं कि पैनिक नहीं होना चाहिए। डोंट पैनिक व्हेन योर चाइल्ड हैज ए प्रिवाइल कन्वर्सन। अगर आपके आसपास भी या आपके रिश्तेदार इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो डरने वाली बात नहीं है। जैसे बच्चा 6 साल क्रॉस किया या फिर 6 से 7 साल का क्रॉस किया, तो अपने आप ही खत्म हो जाता है वो। ठीक है,
और उस टाइम पे आपको सीक इमीडिएट मेडिकल हेल्प, उस टाइम पे तो आपको मेडिकल हेल्प लेने की आवश्यकता है। हाउ कैन एपिलेप्सी बी ट्रीटेड, ये समझ में आ गया ना पीटर? हम्म। ओ, आज ग्रहण है क्या, लगने वाला है? चलो पर सर वो तो सूर्य ग्रहण लगता है ना अमावस को, तो अभी कैसे लगेगा रात को, कहीं और होगा सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ये खत्म करके छोड़ देंगे। हाउ कैन एपिलेप्सी बी ट्रीटेड? द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी इंक्लूड्स द अंडरलाइंग कॉजेस। आप तो देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे इसको ट्रीट किया जाना चाहिए। अवॉइडिंग द फैक्टर्स ट्रिगरिंग एन अटैक इज आल्सो इम्पोर्टेंट। द सिलेक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सीजर। आप देखो जो डॉक्टर होते हैं भाई, वो क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उस सीजर को देखते हुए, कौन सा टाइप का सीजर है, ठीक है, वो आप लीजिए। द पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स एंड द डोजेस विच कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड, भाई किस तरह का डोज आपको दिया जा रहा है, प्रिस्क्राइब्ड कौन सा दिया जा रहा है, वो आप ले सकते हैं। इसको मतलब एलोपैथिक भी आप ले सकते हो। इस टाइम पे तो देखो ये सब चीजें क्या, उस टाइम पे आप एलोपैथिक की ट्रीटमेंट लेते हो, उस टाइम पे ये सब एक क्या है, जब आता है तो वो उस टाइम पे एक सीरियस कंडीशन है। आप ऐसा नहीं कि वहां पे जब हो रहा है तो कहो भैया आसन करो, चलो भैया आप तुम प्राणायाम करो, है सटकर्म करो, नहीं। उस टाइम पे तो जो यूज है ट्रीटमेंट है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट आप वो जरूरी है, ठीक है। यूजुअली ड्रग्स सच एज, अब देखो ये भी चीज मैंने इंक्लूड कर दी थी कि भाई कौन सा ड्रग्स जनरली दिया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो कार्बामेजेपाइन, पेंटेक्वाइन, valproic acid, these medicines can be prescribed by the doctor। ओके, ये जनरली दिया जाता है, इसको आप सर्च करना, पढ़ना, इसको अच्छे से पता होना चाहिए बेसिक। आप जब देखो तो जब पेशेंट जब आपके पास आते हैं ना कि हाँ कि भाई ये उसका हम देखते हैं कि आपने जो डॉक्टर से लिया है भाई क्या लिया है ना। एक बार क्या हुआ हमारे हॉस्पिटल में, एक पेशेंट आया, आजकल तो झोला छाप डॉक्टर भी तो बहुत है ना, पता नहीं होता, और खासकर आयुर्वेद वाले तो खासकर आजकल देखने को मिल जाते हैं, लिख देते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर, एमडीबी कुछ भी लिख दिए, और सारे कुछ है भी नहीं, और वो चला रहे अंधाधुंध। इसलिए हमारे यहाँ एम्स में ना एक फार्माको विजिलेंस स्टार्ट हुआ है। पता है आपको फार्माको विजिलेंस क्या होता है? एनीवन, डू यू नो द व्हाट इज द सर, फार्माको विजिलेंस? नो सर, प्लीज टेल सर। हाँ, नहीं पता? नहीं सर, पता नहीं है, बताइए सर। देखो फार्माकोविजिलेंस होता है कि जो भी हम ड्रग्स दिया जा रहा है उस पे विजिलेंस विजिलेंस करना, मतलब आपको नजर रखना है, देखना है कि भाई हमारे आसपास कोई ड्रग्स का मिसयूज या इस तरह का कोई तो नहीं कर रहा है। हाँ, हमने ड्रग कर दिया कि भाई हम 5-10 दिन में वेट लूज कर देंगे, ये ले लो, लेकिन उसके पीछे का ऑथेंटिक कोई मेडिसिन ही नहीं है वो, ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम है फिर। तो उस पे हम सर क्या उसकी तो करते हैं? रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं सर। अरे वही चीज कह रहा हूँ ना, आसपास हम कर देते हैं, दे देते हैं, ऑथेंटिक यस ही सर। नहीं है। तो उसको हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, एक चैनल बना के उसके थ्रू हम रिपोर्ट करते हैं उसको। फार्माकोविजिलेंस का एक टीम है, और फिर हम उसके जो ये फालतू की जो दवाइयां दे रहे हैं, ठीक है, जिसका बॉडी पे निगेटिव इफेक्ट हो रहा है। अब जरूरी थोड़ी है कि सब पे अच्छा इफेक्ट हो, भाई गलती से एक पे अच्छा हो गया तो जरूरी कि सब पे हो, ठीक है। तो अगर वो कोई गलत तरह से पब्लिश कर रहा है, मेडिसिन को गलत तरीके से मिसयूज कर रहा है, तो उस पे हम रिपोर्ट करते हैं उस पे। तो ये टीम होती है, फिर उस पे हम भाई उसको बंद करवाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, केस होता है, ये चीजें उसी को कहते हैं फार्माकोविजिलेंस। को भी मतलब विजिलेंस लगाना उस पे, जो भी ड्रग्स उस पे दिया जा रहा है, कोई भी किसी की तरह गलत तरह से यूज हो रहा है तो उस पे भैया
नकेल कसना उस पे, ठीक है, इज जिसको द कॉमन। आरएमपी की सर्टिफिकेशन मिली हुई है उसको भी आप लोग रिपोर्ट करेंगे, जिसको झोला टाइप गलत कहते हैं तरीके ना। से, हाँ गलत, अगर कोई साइंटिफिक नहीं है, अगर आप गलत तरीके से ड्रग्स दे रहे हैं मार्केट में, गलत दुष्प्रभाव, मतलब गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई आप पे कार्रवाई करी जाएगी, रिपोर्ट कीजिए। एक टीम है हमारा यहाँ पे, अगर कोई, ये खासकर होम्योपैथी और आयुर्वेदिक का बना हुआ है। सर योगा उत्तराखंड में में तो भी है। ऐसा नहीं है कि हम ड्रग देते हैं, इसलिए योगा से तो नहीं, लेकिन हाँ होम्योपैथी या हो आयुर्वेश, आयुष की मैं बात करूं तो हाँ यस सर, खासकर उत्तराखंड में भी है सर। ये सब जगह है, धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, हम्म। हमारे यहाँ भी ये स्टार्ट हुआ है। तो ये सब यस। चीजें जो है टर्म जाननी चाहिए आपको, कोई पूछे तो ओके। तो ये सब ड्रग जो है प्रिस्क्राइब जनरली डॉक्टर्स के द्वारा किए जाते हैं। यौगिक ट्रीटमेंट, अब हम आते हैं अपना इस पे कि भाई हम यौगिक ट्रीटमेंट क्या दें। तो जो इस तरह की समस्या जिनको रहती है उनको हम कपालभाति ही देते हैं, ठीक है। आसन में ताड़ासन, अ, ये क्या लिख दिया हमने, उत्तान आसन होना चाहिए, उत्तान, ठीक है। अधोमुख, अधोमुख श्वान, ये डाउनवर्ड डॉग पोज कहते हैं इसको, अधोमुख श्वानासन को, या पर्वतासन, विपरीत करनी, हलासन, पवन मुक्तासन, मत्स्यासन, ठीक है। ये उत्तान आसना होगा ये, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत आप लिख लो। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, ठीक है, इसको शुद्धि का ये कहते हैं, नाड़ी शुद्धि भी कहते हैं। भ्रामरी, कपालभाति को एज ए प्राणायाम के रूप में भी देते हैं और शुद्धि क्रिया के रूप में भी जानते हैं, ठीक। उद्गीत, ओम चैंटिंग अच्छे से, और रिलैक्सेशन शवासन, ये तो हमारा यौगिक ट्रीटमेंट, बेसिक बेसिक। सूक्ष्म व्यायाम आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये तो बेसिक आसन, पवन मुक्तासन सीरीज भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा यौगिक बेसिक ट्रीटमेंट, और नेक्स्ट सेशन हमारा माइग्रेन का रहेगा, तो कल देखते हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट द सर एपिलेप्सी। एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सर ये जो पेटेड माल सीजर है ये कितनी एज तक होता होगा? पर ये फर्स्ट वाला बताया था ना, पेटेंट हेलो। माल सीजर, ये देखो ये खास हाँ कर ना हाँ सर, जो बच्चों आपने में बोला था देखने, चिल्ड्रन में होता है। बच्चों में देखने को मिलता है, और हम समझते हैं कि बच्चे जो है 10 साल से पहले, ठीक है, 10 साल तक बच्चे ही रहते हैं, उसमें जनरली देख ओके 10 से 12 साल हो सकता है, ठीक है, ये चीज। ओके सर, ये एक्चुअली मेरे कोई रिलेटिव में मैंने ऐसा सुना है अभी। तो हम्म। इसका योगा में है, मतलब क्या 100% इसका क्योरेबल कोई देखो हमारे पास 100% रिसर्च कुछ नहीं हुई है होता। क्या इससे रिलेटेड? क्या, क्या? सर मतलब कोई रिसर्च इस तरह से हुई है कि ये जो हमने जो प्रोटोकॉल जो आप जैसे योगा थेरेपी का जो बता रहे हो, इससे इसके ऊपर कोई रिसर्च हुई हो कि हाँ हुआ है देखो बेनिफिट? ये हमने ये क्या तो कहा, जाना योगा इज, पड़ेगा, देखना पड़ेगा। योगा इज ए रिसर्च गूगल में अल्टरनेटिव थेरेपी। रिसर्च आप स्कॉलर जो पे जाइए और मेडिसिन तो ले ही देखिए। रहे हैं उमेश जी, एक मिनट, आप जो मेडिसिन ले रहे हैं लीजिए, लेकिन साथ में योगा जो करना है उसको भी कीजिए, ठीक है, वो बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, और इस पे रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है, ओके सर। ओके, इफेक्टिव है, ओके हंड्रेड सर। परसेंट इफेक्टिव सर है। एक्चुअली एलोपैथी ने बोला है, एलोपैथी मैं, डॉक्टर्स ने बोला है कि जरूरी नहीं आप मेडिसिन लेना, क्योंकि वो आप नहीं ले ईयर लो में अच्छी एक बात है, बार ऐसा होता है। हाँ तो अच्छी बात है, मेडिसिन मत लीजिए ना, क्या दिक्कत है, बिना मेडिसिन से अगर ठीक हो रहा है तो वेल एंड गुड, है कि नहीं। ओके सर। ओके ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम जो है माइग्रेन और दो दो टॉपिक है उसको हम कर लेंगे कवर, वो हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये समझना जरूरी था, एपिलेप्सी बहुत लोग इसको नहीं समझते हैं कि भाई क्या है नहीं है, टाइप्स क्या है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें और भी चीजें ऐड कर दी थी। हाँ तो बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन मुझे लगता है कि चीजें जाननी चाहिए आप, ठीक है। तो कल आप पढ़ के आइएगा, कल मैं पूछ लूंगा, बाकी भी रिवीजन करते रहिए, ओके।
सर एक बार स्लाइड्स दिखा दीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्लाइड में भेज दूंगा आपको, इस पे ड्राइव पे मैं भेज दूंगा। हाँ रमेश जी क्या कुछ कह रहे हैं?